1970s के दशक में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपने एक एक्ट न्यूज़ प्रिंट पॉलिसी के माध्यम से जब प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम किया था या प्रयास किया था, तो एक न्यूज़पेपर के ऑनर वेनेट कोलमैन ने इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था और कहा था कि ये जो एक्ट है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। क्योंकि दोस्तों हम देखेंगे कैसे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से काफ़ी प्रभावित है, यानी इनडायरेक्टली रूप से उस आर्टिकल में ये शामिल है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और एक केस वेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 में ये निर्णय दिया कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के किसी भी फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में किसी भी प्रकार से हनन या उसको कम या उसको वायलेट कॉन्ट्रावीन एवरेज नहीं कर सकती है। तो दोस्तों देखा कि जब इंदिरा गांधी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करने का काम किया तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। ठीक इसी प्रकार हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी इसी से मिलता जुलता एक एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम शॉर्टकट में IT एक्ट भी कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार नॉलेज अर्न चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो सबसे पहले हम इसे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को देख लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो जनवरी 2000 में एक बिल के रूप में पार्लियामेंट में पास किया गया था और इस बिल को जून 2000 में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक्ट बना दिया गया। लेकिन इस एक्ट को संपूर्ण भारत में अक्टूबर 2000 में इसको इनेक्ट किया गया था, यानी इसको इन्फोर्सेबल बनाया गया था। और दोस्तों जब यह एक्ट भारत में पारित हुआ तब इस एक्ट में कुल 13 चैप्टर 94 सेक्शन और 4 शेड्यूल्स शामिल था और उसी में से आज जिस हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है इस IT एक्ट का एक सेक्शन है 66A। लेकिन उससे पहले हमें इसके कुछ 1-2 पार्ट को जान लेना चाहिए। तो इसका जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 जो कहता है वो IT एक्ट से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी के डिफिनीशन को डिफाइन करता है सेक्शन 2। फिर आता है दूसरा इसका सेक्शन सेक्शन 43। सेक्शन 43 को उस हर व्यक्ति को जानना चाहिए जो किसी न किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करता हो, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया। तो ये जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, टैब इत्यादि को क्षति पहुंचाता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वह व्यक्ति एक अपराधी होगा और उसे अपराध स्वरूप सज़ा का प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक की जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हमें किसी के भी कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं जो है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि ये जो सेक्शन है वो फंडामेंटली इस एक्ट का पार्ट नहीं था। इसे 2009 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इस एक्ट को लाने का सबसे मेन मकसद था औरतों को सिक्योरिटी, यानी वुमेन्स को सिक्योरिटी दिया जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति कोई ऑफेंसिव मैसेज इनसे रिलेटेड नहीं पोस्ट कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो IT एक्ट का सेक्शन 66 है वो है क्या, वो क्या कहता है, इसके केसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हम थोड़ा डिफिनीशन को देखते हैं। ये जो IT एक्ट का सेक्शन 66A है वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल, टैब इत्यादि के माध्यम से किसी भी कम्युनिकेशन सर्विस जैसे सोशल साइट यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टा इत्यादि के माध्यम से कोई भी ऑफेंसिव कमेंट करता है या मैसेज फैलाता है या वो मैसेज किसी के लिए ग्रोसली हो यानी अत्यंत असुविधाजनक हो, इनकन्वीनियंट हो, उसके लिए इंसल्ट हो, इंजरी हो या उसके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हो, तो वह व्यक्ति इस सेक्शन के तहत एक अपराधी होगा और उस व्यक्ति को सज़ा के तौर पे जेल हो सकती है और उसके जेल को 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है विथ फाइन। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे ये आर्टिकल है जो इन सभी आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। लेकिन दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि ये आर्टिकल जो है वो हमारे एक फंडामेंटल राइट का को वायलेट करता है। तो चलिए उस फंडामेंटल राइट को देखते हैं। हमारा जो आर्टिकल 19 है वो हमें कुछ फ्रीडम्स देता है, उसी में एक है 19(1)(a) जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, फंडामेंटल राइट। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारा सेडिशन का लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया उसको जाकर देख लें, क्योंकि ये जो सेडिशन है इस एक्ट से काफ़ी को रिलेट करता है। तो जो हमारा
आर्टिकल्स 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार को, अपने ओपिनियंस, व्यू, बिलीव्स को किसी भी माध्यम से बोलकर, लिखकर, लिथोग्राफी से, पेंटिंग से या सॉन्ग के माध्यम से या कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है वो इस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पे रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है, जो है मतलब इस बेस पर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जिसमें पहला है इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी ऑफ कंट्री, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठेस नहीं पहुंचाना, इसके सुरक्षा पर यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसके फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री, इसकी जो मान हानि नहीं कर सकता है, नैतिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, कोर्ट की अवमानना नहीं करना है, इन सभी आधारों पर इस फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे गौर करने की बात है कि जो हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 कहता है, सिर्फ इसी आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर वायलेट मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, अन्य किसी और आधार पे नहीं। लेकिन हमने देखा कि कैसे ये जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर 90 सब क्लॉज 2 के अलावा भी इसको रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम करता है। तो इसी आधार पर हम इसके कुछ केसेस को देखते हैं कि किस किस व्यक्ति को कब कब गिरफ्तार किया। सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी यानी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक व्यक्ति जो थे वो महापात्रा, अंबिकेश महापात्रा जी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके रेल मंत्री का एक कार्टून बनाकर उन पर टिप्पणी की थी, इसी कारण उनको गिरफ्तार किया गया था 2012 में। एक दूसरा केस आता है पुडुचेरी के एक व्यवसायी जिनका नाम है रवि श्रीनिवासन। उन्होंने तत्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक 2012 का एक सबसे महत्वपूर्ण केस आता है इस सेक्शन से रिलेटेड, वो है जब बाल ठाकरे की देहांत हो गई थी तो उनके शिवसेना के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने महाराष्ट्र में एक बंद का आयोजन किया था, और उसी बंद को लेकर एक 21 वर्षीय शाहीन ढाडा ने एक फेसबुक पर कमेंट कर दिया था कि इस प्रकार की बंद का आयोजन करना नागरिकों के लिए काफ़ी क्षति का सामना करने के बराबर है, क्योंकि इससे सारी एक्टिविटी रुक सकती है। और इनके इस पोस्ट पर इनकी एक दोस्त ने लाइक कर दिया जिसका नाम है रीनू श्रीनिवासन। जैसे ही इन्होंने इस पोस्ट किया और इनके दोस्त ने लाइक किया तो महाराष्ट्र पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया आईटी एक्ट के सेक्शन 60A के अंतर्गत और आईपीसी के सेक्शन 505 के तहत, क्योंकि इन्होंने शिवसेना का मानना था कि उन्होंने हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है। तो दोस्तों इसके फिर आगे एक और केस आता है कि एक लड़का, एक नौजवान एक आजम खां के खिलाफ, जो यूपी के एक पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ कुछ कमेंट कर देता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन्हीं सभी गिरफ्तारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पिटीशन फाइल किए गए थे। उन्हीं पिटीशन में से है सबसे पहला पिटीशन जो फाइल किया गया था वो अमिताभ ठाकुर जो एक IPS ऑफिसर थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था कि ये जो आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66A है ये हमारे फंडामेंटल राइट 19 सब क्लॉज A सब क्लॉज 1 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको वायलेट करता है, तो इसको इस आधार पर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। दोस्तों एक बात हम बता दें कि एक और व्यक्ति हैं जो मयंक शर्मा, इन पे भी इस एक्ट के माध्यम से अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिटिशियन पर टिप्पणी की थी आपत्तिजनक, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने आगे। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पिटीशन फाइल किया गया था वो है श्रेया सिंघल के द्वारा। श्रेया सिंघल जो दिल्ली में लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया कि जो भी ये आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66A है ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को तो वायलेट करता ही है, साथ ही ये हमारे आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको भी वायलेट करता है, और साथ ही ये राइट टू लाइफ को भी वायलेट करने का काम करता है, यानी आर्टिकल 21। तो दोस्तों इन सभी पिटीशन के आधार पर और बहुत सारे इस एक्ट के दुरुपयोग के कारण 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को ये मतलब बाध्य किया और यूनियन गवर्नमेंट ने बाधित होकर सभी को स्टेट में ये रिकमेंड किया कि किसी भी व्यक्ति को इस एक्ट के तहत अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसके लिए कम से कम IG रैंक के ऑफिस का सहमत होना अनिवार्य है, या ACP लेवल के ऑफिसर का सहमत होना या उनकी सहमति अनिवार्य है। तो इन्हीं आधार पर जब इसका फिर भी मिसयूज होने लगा, फिर भी सुधार नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में इस केस के माध्यम से ये निर्णय दिया कि जो आईटी एक्ट का ये जो सेक्शन है 66A ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको स्ट्रूक डाउन कर दिया, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ये जो केस बना श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये
2 जज बेंच था। इसके जो एक जज थे वो जस्टिस नरीमन थे। इन्होंने इस आधार पर इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जो 66A है इसका जो स्कोप है काफ़ी व्यापक है, और ये इसमें जितने भी टर्म की उपयोग है, जो असुविधाजनक, इंसल्ट, इंजरी, इनमिटी, ये सभी क्लियर्ड नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि जो एक कमेंट आपके लिए आपत्तिजनक हो सकता है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है, इसीलिए ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। क्योंकि लॉ का एक सबसे फंडामेंटल रूल होता है कि लॉ हमेशा क्लियर और रिटेन होना चाहिए, लॉ में आर्बिट्ररी और अनक्लियर नहीं होना चाहिए। और ये जो सेक्शन 66 है ये अनक्लियर था। और ये नरीमन ने ये भी कहा था, ये पूरा ज्ञात होता है कि ये जो सेक्शन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूर्णतः वायलेट करता है। इसी आधार पर इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्च 2015 में इस सेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इस एक्ट का आज भी व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक आंकड़े के अनुसार जब 2015 में इस आंकड़े को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था, ठीक उसी साल 332 मामले इस एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। फिर 2016 में 216 मामले इस आईटी एक्ट के सेक्शन के माध्यम से दर्ज किए गए थे। 2017 में लगभग 290 केसेस, फिर 2018 में आपको 318 केसेस, फिर आपको 2019 में आपको कुछ केसेस थे, फिर 2020 में 32 केसेस दर्ज किए गए थे। तो इसी पर एक एनजीओ है जो पब्लिक सर्विस फॉर सिविल राइट, इसने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, और आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए पिटीशन फाइल किया था कि लगभग श्रेया सिंघल केस के बाद 6 साल होने के दौरान भी 1307 केसेस इस एक्ट के माध्यम से दर्ज किए गए हैं जो कोर्ट की अवमानना करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, इस एक्ट को नहीं, इस सेक्शन को। फिर भी इस सेक्शन के माध्यम से पुलिस FIR दर्ज करती है, जो हमारे कोर्ट की अवमानना के समान है, जो हमारी एक शासन प्रशासन की नाकामी को सिद्ध करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देना चाहिए, ये स्ट्रिक्टली ये आदेश देना चाहिए कि इस एक्ट को सभी राज्य सरकारें अपने राज्य से हटा दें, ताकि किसी भी व्यक्ति के स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कोई वायलेशन न हो, कोई उस पर बाधित न किया जा सके। क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन फंडा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अपने विचारों को व्यक्त करना है। जब वही अधिकार नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी का मूल आत्मा का नाश हो जाएगा, और वो देश डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।